जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्र गौरव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्र गौरव क्या होता है। और इसका जो पेपर होता है, ये माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। इसका ग्रेजुएशन में जो बच्चे रहते हैं उनका अलग अलग ईयर में इस पे माइनर सब्जेक्ट में एग्जाम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि राष्ट्र गौरव क्या होता है। कई सारे बच्चे क्या होता है कि बस ये पता है कि हाँ माइनर सब्जेक्ट है एक राष्ट्र गौरव का, कहीं से भी वीडियो देख लिए पेपर दे लिए हो गया। लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप जिस चीज का पेपर दे रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि राष्ट्र गौरव क्या है। उसके बाद से हम लोग सिलेबस देखेंगे कि राष्ट्र गौरव में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है और किन किन टॉपिक से जो है कि क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू के। इसलिए एमसीक्यू क्योंकि राष्ट्र गौरव का जो एग्जाम होता है, राष्ट्र गौरव के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, रिटन क्वेश्चन नहीं होता इसमें। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें 100, माइनस मार्किंग नहीं होता है और इसके आंसर्स देने रहते हैं, इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्र गौरव क्या है। राष्ट्र गौरव दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और गौरव, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो। ठीक है, राष्ट्र गौरव क्या है। राष्ट्र गौरव दो शब्द से मिलकर बना है, पहला राष्ट्र दूसरा गौरव, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी कोई बात जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो, चाहे वह राष्ट्र की संस्कृति हो या धर्म, साहित्य हो या उन्नति, कला हो या स्थापत्य की बात। राष्ट्र की प्रगति में हर वह तथ्य जिससे राष्ट्र गौरवान्वित महसूस हो रहा हो, उसका अध्ययन राष्ट्र गौरव के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप से अगर कोई पूछता है कि राष्ट्र गौरव क्या है तो आप बता सकते हैं, और राष्ट्र गौरव के गौरव में क्या क्या पढ़ाइयाँ होती हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, हम लोग अब वो देखेंगे। देखिए, राष्ट्र गौरव का सिलेबस। राष्ट्र गौरव में हम लोग को मेन रूप से 5 टॉपिक जो होते हैं वो डिस्कस करना रहता है। पहला हम लोग का होता है प्राचीन सभ्यता होने का गौरव। प्राचीन सभ्यता होने का गौरव, जिसके अंतर्गत हम लोग को भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को देखना रहता है, जो कि अनेकता में एकता, भौगोलिक विशिष्ट, भारतीय जन। ठीक है, फिर धार्मिक एवं सांस्कृतिक सद्भाव, उसके बाद से भाषा, वेशभूषा, कला और संस्कृति, इनके बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, हर एक पेज का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जो जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप बाद में देख के टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ सकें। अगला देखिए, उसके बाद से आता है प्राचीनतम नगरी सभ्यता। ठीक है, हम लोगों के इतिहास में कई सारी सभ्यताएं पढ़ने के लिए मिलती हैं, जिनमें नगरीय सभ्यता आती है कि किस किस जगह पे कैसे कैसे नगर थे। तो उन सभ्यताओं के बारे में भी पढ़ना रहता है राष्ट्र गौरव के अंतर्गत। उसके बाद से वैदिक ऋषि वेद, वेदों के बारे में भी इसमें पढ़ना रहता है, लेकिन डिटेल में नहीं, क्योंकि डिटेल में तो वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, इंट्रो के तौर पे पढ़ना रहता है, ताकि आपको कम से कम ये जानकारी हो कोई वेद है तो वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, किसने कितने अध्याय हैं उसमें, फिर कितने पार्ट हैं उसके, ये सब चीजें इंट्रोडक्शन के तौर पे। फिर हिरण्य गर्भ होता है, उसके बारे में भी पढ़ना रहता है। दूसरा टॉपिक हम लोग का आता है दार्शनिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष। ठीक है, जिसमें क्या पढ़ना रहता है, औपनिषदिक चिंतन, जिसमें जैन धर्म, कुछ धर्मों के बारे में इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि जैन धर्म। इसमें क्या पढ़ना रहता है, महावीर जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं, और शिक्षा, शिक्षा यानी कि महावीर जी का शिक्षा क्या था और इस धर्म में क्या चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक, तो जैन धर्म के महावीर जी के बारे में पढ़ना रहता है और इसमें क्या सिखाया जाता है ये पढ़ना रहता है। फिर आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम लोग को बुद्ध जो थे, बुद्ध का जीवन पढ़ना रहता है, उनका जीवन परिचय। उसके बाद से उनकी शिक्षा प्लस जो बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में जो शिक्षा मिलती थी या जो सिखाया जाता था उसके विषय में। फिर भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन, मतलब भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का क्या यूज होता है। उसके बाद से बौद्ध धर्म के बारे में इंट्रो। फिर देखिए, फिर आता है
फिर आता है खरदर्शन, इसका आप लोग को संक्षिप्त परिचय देखना रहता है, यानी कि इसका भी बस इंट्रो देखना है। उसके बाद से वेदांत और शंकराचार्य, फिर रामानुज, इन 3 लोगों के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, ये सेकेंड टॉपिक पे अभी हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद से मध्यकालीन भारत की भक्ति संत परंपरा। मध्यकालीन समय में भारत में जिस हिसाब की भक्ति प्रचलित थी, जिस हिसाब के संत साधु थे, जैसी पूजा होती थी, उसके विषय में पढ़ना है कि मध्यकालीन समय में भारत में किस प्रकार की भक्ति का प्रचलन था। ठीक है, फिर सगुण और निगुण पढ़ना है। सगुण में पढ़ना है संत रामानंद, सूरदास, तुलसी, फिर चैतन्य, रहीम, रसखान, मीरा, इन लोगों के बारे में पढ़ना है। मतलब इन लोग का भी जीवन परिचय ही पढ़ना है और इनकी रचनाओं के बारे में। फिर निगुण में संत कबीर, रैदास, नानक, ठीक है, इन लोगों का भी जीवन परिचय और उसके बाद से इन लोगों की प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठीक, फिर भारत में सूफी मत, भारत में जो सूफी मत हुआ था, आया था, वो क्या था, जिसमें विभिन्न प्रकार की सूफी संप्रदाय आई थी, तो उस संप्रदाय के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उनके प्रवर्तक एवं रचनाएं। देखिए, अब हर एक, जैसे विभिन्न प्रकार की कह रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है इसके कई सारे टाइप थे, तो हर एक टाइप के लिए, हर एक संप्रदाय के लिए कोई ना कोई प्रवर्तक रहा होगा। तो किस संप्रदाय के लिए कौन से प्रवर्तक थे और उनका मतलब कार्य क्या था, उसके बाद से उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई। ठीक, ये चीज पढ़ना है। फिर तीसरा टॉपिक हम लोग का आता है साहित्य, विज्ञान एवं ज्योतिष। ठीक है, जिसमें साहित्य के बारे में, विज्ञान के बारे में और ज्योतिष के बारे में पढ़ना है। साहित्य में क्या आ जाता है, महाकाव्य। महाकाव्य कौन कौन से हैं, महाभारत, रामायण, तमिल साहित्य, शिल्प दीक्षिकार, मणिमेकलय। ठीक है, देखिए ये जैसे कि महाभारत और रामायण का आप लोग नाम सुने होंगे, ये तमिल की तरफ की साहित्य है। ठीक है, और ये भी मतलब नॉर्थ साइड में ही है, ये दोनों चीजें। साउथ के लिए है, साउथ में वहां की जो साहित्यिक चीजें हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि महाभारत और रामायण लिखा हुआ है तो आप इन दोनों चीजों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल की बात है, और एक एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम के लिए इतना कुछ नहीं पढ़ना होगा। इसका भी आप लोग को सिर्फ इंट्रो देखना है। ठीक है, महाभारत क्या है, फिर उसकी कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में, क्यों महाभारत घटित हुआ था, उसके पात्र कौन कौन थे। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर देखिए, प्रमुख साहित्य ग्रंथ, कुछ ग्रंथों के बारे में भी, ये सब आप लोग को सिर्फ इंट्रो के तौर पे ही देखना है, सिर्फ इंट्रो देखना है इन हर एक टॉपिक का, क्योंकि डिटेल में पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये पूरे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो यूपीएससी का 3 से 4% आप लोग का होगा ये। देखिए, भास, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट, कल्हड़, अमीर खुसरो, फिर अबुल फजल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, उसके प्रमुख साहित्य ग्रंथों में इन लोगों के ग्रंथ जितने हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद से कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोग मन से पढ़िएगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि जैसे जो आपका सिलेबस है, जो आप कोर्स कर रहे हैं, सिर्फ उसमें इन्वॉल्व होने वाली चीजों को ही पढ़ा जाए। अलग से भी कुछ ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करनी चाहिए। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये आप लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, फिर प्राचीन व मध्यकालीन भारत में विज्ञान। प्राचीन में और मध्यकालीन समय जो था, उस समय में भारत में कितना विज्ञान का उन्नति हुआ था। ठीक है, विज्ञान किस छोर पे था, मध्यकालीन भारत, जो मध्यकालीन समय था उस समय, वो पढ़ना है। फिर गणित के बारे में, कि गणित की शुरुआत देखिए कहीं ना कहीं भारत से ही मानी जाती है, शून्य की खोज भी भारत में हुई थी। ठीक है, और जब पूरी दुनिया नहीं जानती थी गणित के बारे में, उससे पहले कई सारी किताबें, पुस्तकें इस पे डिटेल में लिखी जा चुकी थी। ठीक है, तो भारत में गणित की दुनिया में भारत का क्या योगदान है, ये चीज। फिर आयुर्वेद की दुनिया में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान है।
वो भी पढ़ना है, ज्योतिषी के प्रमुख विद्वानों के बारे में पढ़ना है और उनकी कृतियां। ठीक है, आगे देखिए, चौथा टॉपिक आ जाता है कला और स्थापत्य, जिसमें आप लोग को अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ना है। ये देखिए कलाकृति में आ जाती है इसके डिजाइन के बेसिस पे, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि अशोक स्तंभ जो था इसका डिजाइन किसने बनाया था, कब बना था, किसने बनवाया था। ठीक है, ये हर एक चीजें। फिर देखिए सांची, मरहुत, अमरावती के स्तूप, इन सब चीजों के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोग अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंजता, एलोरा की गुफाएं, ठीक है सर, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है, ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। देखिए फिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर, महाबलीपुरम, तंजौर, खजुराहो के मंदिर एवं मध्यकालीन स्मारक, मध्यकालीन समय जो था उसमें कौन कौन से स्मारक बने। ठीक, उसके बाद से कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, लाल किला, इन सब के बारे में पढ़ना है, कब बना, किसने बनवाया। ठीक है, विशेषताएं क्या है, ठीक है, बनवाने के पीछे, इन सब इमारतों का निर्माण करवाने के पीछे उद्देश्य क्या था। ठीक, इन सब चीजों को। उसके बाद से देखिए प्रमुख राष्ट्रीय चरित्र एवं व्यक्तित्व, ठीक है, कुछ विशेष लोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो कि लेजेंड थे भारत की तरफ से, भारत के। ठीक है, जैसे कि अशोक के बारे में, अकबर के बारे में, उसके बाद से राजा राम मोहन राय के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, फिर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इन 6 लोगों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हर एक पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने ये जो भी बताया है। ठीक है, देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग लेके और इस सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़िएगा। इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं राष्ट्र गौरव के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और आपको बस कहानी की तरह पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के आते हैं, इसलिए बस आपको कहानी की तरह से ये सब पढ़ना रहेगा। इसके बाद से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू इसके ऊपर, राष्ट्र गौरव के ऊपर बेस्ड मैं एमसीक्यू आपको बताऊंगा कि किस टाइप के आते हैं, अब तक कैसे कैसे एमसीक्यू पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद से इसका कुछ सीरीज चलेगा 2-4 वीडियो का, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो आज के इस वीडियो का पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू कह रहा है कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, किसके समय में देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन इसमें दे रहा है चंदेलों के समय, चोलों के समय, चालुक्यों के समय या फिर गुप्तों के समय। तो देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था वो हुआ था गुप्तों के समय, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या ऋषभनाथ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। ठीक, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। स्मृति के बेसिस पे कुल कितने संस्कार होते हैं? 15, 16, 17 या फिर 18। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16। स्मृतियों के अनुसार कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौटिल्य का एक अन्य नाम है। ठीक है, कौटिल्य का एक और नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, विष्णुगुप्त, राधेगुप्त, विशाखदत्त, राजगुप्त। तो कौटिल्य का जो एक दूसरा नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त कौटिल्य का नाम था, बाद में इनका नाम कौटिल्य पड़ा था। कौटिल्य नाम पड़ने के पीछे कारण है इनके पिता के नाम की वजह से। तो देखिए इनका सही नाम विष्णुगुप्त ही था, लेकिन इनका जो गोत्र नाम था वो था कौटिल्य।
ठीक है, विष्णुगुप्त जो थे उनका गोत्र नाम कौटिल्य था और ये आगे चल के कौटिल्य नाम से ही प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है उपनयन संस्कार, वेदांत, जातकर्म या फिर केशांत। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनयन संस्कार। ठीक है, शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी देवरिया के कारागार में, बस्ती के कारागार में या फिर गोरखपुर के कारागार में। ठीक है, देवरिया, बस्ती या गोरखपुर, इन तीनों में से किसके कारागार में शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर के कारागार में शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं है? शाक्य, मल्ल, लिच्छवी, कौशल, इन सब में से, इन चारों में से कौन सा राज्य है जो कि गणतंत्र नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेघदूत के लेखक हैं। मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास ने, सूरदास ने, कबीरदास ने या फिर रविदास ने? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास ने मेघदूत लिखा था। ठीक, मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का वैधांतिक भाग होता था। देखिए, प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में कृषि के द्वारा जितने भी फसल उपजाए जाते थे उसमें राजा का कितना परसेंट होता था, कितना हिस्सा होता था? 1/6, 1/8, 1/10 या फिर 1/12? तो 9th नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट है। 1/6, 1/6वां हिस्सा जो होता था वो राजा का होता था प्राचीन भारत में। ठीक है, प्राचीन भारत में कृषि जो भी उपज करते थे, जो भी जिस भी चीज का वो उत्पादन करते थे उसमें राजा का सैद्धांतिक भाग जो होता था वो 1/6 होता था, इतना हुआ भाग होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आस्तिक का अर्थ है, आस्तिक का अर्थ क्या होता है? ईश्वर को मानने वाला, पुराणों में विश्वास करने वाला, स्मृतियों में विश्वास करने वाला, आगाम में विश्वास करने वाला, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए, आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला या ईश्वर को मानने वाला, और इसी का जस्ट अपोजिट नास्तिक होता है। नास्तिक का मतलब वो होता है जो व्यक्ति ईश्वर को न मानता हो, ठीक है, ईश्वर में विश्वास न रखता हो, उसे नास्तिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कला का स्वर्ण काल है। भारतीय कला का स्वर्ण काल कौन सा कहा जाता है? मौर्य काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को या फिर सातवाहन काल को? तो 11th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल जो था, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता था, माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गीत गाना, ज्ञान देना या फिर समीप बैठना? तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? पहले, 9वें, 10वें या फिर 5वें? तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें। ठीक है, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ। ऋग्वेद में अध्याय और उसके अलावा मंडल वाइज उसको डिवाइड किया हुआ है ऋग्वेद को। ठीक है, तो 10वें मंडल में जो है वो चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले मिला था ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण के रचयिता का नाम है। रामायण किसने लिखी थी? तुलसीदास ने, कबीरदास ने, वेद व्यास ने या फिर वाल्मीकि ने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि ने।
वाल्मीकि जो है वो रामायण के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? 1, 2, 3 या फिर 7? तो 15 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 7। कौटिल्य ने 7 अंग बताए थे, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो कि मैंने ऊपर बताया है पढ़ने के लिए, देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसमें कौटिल्य ने बताया था कि कितने उसमें बताया है कि अर्थशास्त्र में राज्यों के कितने अंग की चर्चा है। तो 7 अंगों की चर्चा है, जो कि है स्वामी, उसके बाद से राजा, फिर अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोषदंड और अंतिम है मित्र, ठीक है। तो ये कुल 7 जो हैं वो अर्थशास्त्र में राज्य के अंगों की चर्चा है, ठीक है, 7। ये किसके अनुसार है? कौटिल्य के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लिखित है। राष्ट्र शब्द पहली बार कब उल्लिखित हुआ था? छांदोग्य उपनिषद में, अर्थशास्त्र में, धर्मशास्त्र में या फिर ऋग्वेद में? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द पहली बार उपयोग हुआ था या फिर उसमें उल्लिखित मिलता है सबसे पहले ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, वेदों का सही क्रम है। वेदों का सही, देखिए 4 वेद होते हैं, तो उन चारों का सही क्रम क्या है? पहले कौन आता है, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन और चौथे पे कौन? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद पहले आता है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अर्थवेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऑप्शन नंबर बी जो है 17 नंबर क्वेश्चन का वो क्या है? राइट ऑप्शन है। 18th नंबर क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के रचनाकार हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? पाणिनि, पतंजलि, वेद व्यास या फिर ऋग्वैदिक ऋषि? तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास ऋग्वेद के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? 4 पुरुषार्थ होते हैं, तो उन चारों का सही क्रम क्या है? मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, लास्ट में कौन? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धर्म पहले आता है, फिर अर्थ आता है, फिर काम आता है, फिर मोक्ष आता है, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, वेद का अर्थ है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नियम, सदाचार या फिर पुरुषार्थ? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेदों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त होता है, तो वेद का अर्थ ज्ञान है। ये तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें कौन विजयी हुआ था? पोरस, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, मुहम्मद गौरी? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? हम लोग का जो भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो किस ग्रंथ से संबंधित है या फिर किस ग्रंथ से वो लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, विष्णु पुराण से या फिर महाभारत से? तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? तो 20 ऑप्शन देखिए, बीजक, पद्मावत, शूरसागर, रामचरितमानस। 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? शून्य का आविष्कार, जीरो का खोज किसने किया था? पिंगल ने, भास्कराचार्य ने, आर्यभट्ट ने या फिर वाराहमिहिर ने? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? आलवार भक्त जो होते हैं उनका संबंध किस प्रदेश से है? तमिल प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से या फिर बंगाल से? तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, तमिल से, तमिल प्रदेश से। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं। ललित कला में क्या नहीं आता है? संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला या फिर पर्यावरण? 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण जो है वो ललित कला में नहीं आता है। बाकी संगीत, वाद्य, नृत्य और चित्रकला जो है ये ललित कला में आते हैं, ठीक है, लेकिन पर्यावरण नहीं आता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रामायण में कांडों की संख्या है। रामायण को कांडों में विभाजित किया गया है, तो रामायण में कुल कितने कांड हैं? 9, 6, 7 या फिर 8? तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, 7 कांडों में रामायण को विभाजित किया गया है, 7 कांडों में है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने, नारायण पंडित ने, भट्टनारायण ने या फिर भारवी ने? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र के, विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुषार्थों की संख्या है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4, 5, 3 या फिर 11? तो देखिए अभी ये हम लोग को ऊपर ही एक क्वेश्चन मिला था जिसमें कहा था पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है, और यहाँ पे कह रहा है कि पुरुषार्थों की संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग वहां पे देखे थे कि 4 पुरुषार्थ थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृति में किसकी गणना नहीं होती है? कला की, प्रशासन की, साहित्य की या फिर संगीत की? तो संस्कृति में जो है प्रशासन की गणना नहीं होती है, बाकी कला, साहित्य और संगीत जो है ये संस्कृति में गणना किए जाते हैं, इनकी गणना होती है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ 30 ही क्वेश्चन देखे हैं, 30 एमसीक्यू। आगे के अगले वीडियोस में हम लोग 30 से 35 एमसीक्यू देखेंगे हर एक वीडियो में। ठीक है, तो हर एक वीडियो ध्यान से देखिए, आपका ये भी एग्जाम बेहतर जाएगा। और मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोग को सिलेबस बताया है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।